और परमिसिबल स्ट्रेसेस तुमको दिया हुआ होगा जैसे कि क्वार्टर का, क्योंकि तीन ही पार्ट इसका मेन पार्ट है, स्पाइगोट, सॉकेट एंड क्वार्टर। तो क्वार्टर का दिया रहेगा तुमको परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ होगा। ओके, तो इसमें तुमको दे दिया होगा कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ होगा। इसका वैल्यू हम 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये सारा जो डाटा है वो तुम्हारे क्वेश्चंस में मेंशन किया गया होगा। अब ये सारे डाटा के मदद से और हैंडबुक के मदद से तुम्हें डिजाइन करना होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, नोट पॉइंट यहाँ पे तो नोट कर देते हैं हम हैं नोट में, कि कभी कभी दिया रहता है कि परमिसिबल नहीं, मतलब इल्ड स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिया रहेगा, जैसे कि एस वाई टी इक्वल टू तुमको दिया हुआ होगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इसका मैक्सिमम यील्ड पॉइंट का वैल्यू दिया रहेगा। लेकिन उसके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया रहेगा 6 मतलब एग्जांपल ले लें हम हैं। तो ये जब दिया रहेगा तब हम क्या करते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग हैं कि एस वाई टी भागा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 400/6 जब भागा देंगे तो इसका आ जाएगा 66.67। तो ये चीज यहाँ पे लिखे हैं वो डायरेक्ट को भी क्वेश्चन में परमिसिबल, यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस दिया रहेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुमको नहीं दिया हुआ होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी अगर यील्ड पॉइंट दिया हुआ होगा तो यील्ड, तब उसमें क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तुमको दिया हुआ होगा, तब भागा देंगे, भागा देने से परमिसिबल स्ट्रेस निकलेगा, जैसा कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के क्लास में हमने बताया है। अब शुरुआत करते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे कैसे कैसे हम लोग हैं। तो 3 पार्ट है, तीनों का सेक्शन को हम उठा के चलेंगे वन बाय करके, कि हमने कल के क्लास में जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग हैं, तो पहला स्टेप करते हैं हम लोग हैं, पहला स्टेप यूज करते हैं टेंसाइल फेल्योर ऑफ रड। तो ये सारा जो स्टेप है तुम लोग को करना क्या होगा एग्जाम के वक्त, ये जो स्टेप है स्टेप थोड़ा सा अपने पास रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप कब उठाएंगे और किसको उठाएंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो स्टेप तुमको बस याद रखना है कौन सा स्टेप उठाना, और ये सारा जो फॉर्मूला है वो तुमको हैंडबुक से मिल जाएगा। तो हमारे पास हैंडबुक है क्योंकि हम किताब की मदद से देख रहे हैं, तुम लोग को अपना हैंडबुक की मदद से देखना पड़ेगा, जो जिस तरह का हैंडबुक यूज करेगा वो उस तरह का अपना प्रैक्टिस करेगा। तो सबसे पहला अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं डिजाइन कंसिडरेशन, मतलब कैलकुलेशन द ऑल द पार्ट्स या डायमेंशंस या कैलकुलेशन ऑफ द डायमेंशंस, हमारा यही टारगेट है। तो क्वेश्चंस होगा कैलकुलेशंस कर देना होगा, तो कैलकुलेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग हैं कि टेंसाइल फेल्योर देखेंगे, टेंसाइल फेल्योर इन रड, फॉर्मूला सिग्मा टी, पी मतलब लोड एंड पाई बाई 4 एंड डी स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन होता है, जिससे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं दिया हुआ ये सारा चीज तुम लोग अपने कॉपी पे नोट कर लोगे, क्योंकि इस चीज को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे ये सब चीज को, क्योंकि बार बार हम स्क्रीन को नीचे ऊपर नहीं करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास किताब है तो किताब को देख के समझा रहे हैं, तो ये सारा डाटा तुम लोग के अपना कॉपी में लिख लोगे कि किसका किसका दिया हुआ है कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड क्वार्टर के लिए। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे हम नहीं आने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग हैं टेंसाइल रड, सबसे पहला स्टेप। इसमें क्या करना है कि सबसे पहला हमने कहा था कि डायमीटर कैलकुलेट करना होगा, डायमीटर ऑफ द रड। तो डायमीटर ऑफ द रड कैसे निकल जाएगा, डायमीटर ऑफ द रड तो 4p एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड पाई का स्क्वायर रूट, क्या क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, पाई p का वैल्यू कितना दिया हुआ, लोड 5000 न्यूटन, सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रड कितना दिया हुआ 3/1.4, पाई का वैल्यू इसका दिया हुआ 6.67 एंड अंडर रूट स्क्वायर रूट कर देंगे इसको हम लोग हैं। तो सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर मेरा जो आ रहा कैलकुलेशन करने पर, किसी भी स्टूडेंट का कैलकुलेशन करने पे ये आंसर आएगा पॉइंट पॉइंट में। तो हम लोग पॉइंट फ्रैक्शन को हटा के सीधे हम इंटीजर्स देते हैं, मतलब 32
mm ये मेरा डायमीटर निकल गया। कोशिश करना है 2 का डिविजिबल या 5 का डिविजिबल, कोशिश करना है 5 का डिविजिबल या 2 का डिविजिबल, जिसके जो नजदीक में मिलेगा वो उसको हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे 30 है तो 30 की जगह पे 35 भी यूज हो सकता था कि 5 का डिविजिबल है, लेकिन क्योंकि ये 30 के नजदीक 32 पहुंच जा रहा है इसलिए हम 32 लेके चलेंगे। 35 भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन डायमेंशन तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके है, तो हम कॉस्ट भी हमको मटेरियल का नहीं लेना है, तो इसलिए हम लोग 32 mm इसका ले ले हैं। नेक्स्ट काम, सेकेंड थिंग क्या करना हमको है, सेकेंड थिंग देखने के लिए फिर याद करो कि टेंसाइल फेल्योर ऑफ स्पाइगोट देख लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नाउ अब सेकेंड है कि हमें स्पाइगोट निकालना है, स्पाइगोट पर करना है, तो टेंसाइल फेल्योर देख लेते हैं। टेंसाइल फेल्योर ऑफ स्पाइगोट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेशन हम कर चुके थे, सिग्मा टी इक्वल टू पी बाई 4 d2 का स्क्वायर माइनस d2t। अब d2 क्या, ऐसा बता चुके हैं, d2 क्या आपने पीछे का तस्वीर उठा के दिखा देंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा d2 हुआ स्पाइगोट, तो स्पाइगोट का ये d2 हो गया। ओके, और कैसे इसका एरिया निकलता है, तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया टोटल एरिया। ओके, टी का क्या वैल्यू लेते, थिकनेस कितना 0.13 का डी लेते हैं, टी कैसे लेते हैं 0.31 डी का वैल्यू लेते हैं। ये इंपिरिकल फॉर्मूला तुमको हैंडबुक से मदद से उठाना है। तो नाउ अब इसमें तुमको करना क्या होगा कि सब क्या क्या मेरे पास है क्या क्या नहीं है, तो पी गिवन, टाउ इज गिवन, D2 मुझे पता नहीं, D2 कैलकुलेट करना है, तो T मुझे नहीं पता कि T कैसे निकलेगा, तो P इक्वल टू सिग्मा टी ब्रैकेट में पाई बाई 4 d2 स्क्वायर एंड d2 एंड t क्या है, T है थिकनेस ऑफ कॉटर, वेयर थिकनेस ऑफ कॉटर। तो ये बिना हैंड, कोई भी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का बिना हैंडबुक का नहीं बनेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि किसी भी कहानी सुना रहे हैं, माथा खोपड़ी से सब ऊपर उड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बिना हैंडबुक का एक भी न्यूमेरिकल तुम लोग से नहीं बनेगा। हाँ, चोरी करोगे तो अलग बात है कि चोरी करके हम पास कर जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज को चोरी कितना चोरी करोगे, क्योंकि एक थोड़ी फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा इंपिरिकल फॉर्मूला है, तो चोरी करने के लिए भी तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो थिकनेस ऑफ द क्वार्टर का जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो 0.31 डी होना चाहिए। तो अब थिकनेस कितना निकल जाएगा, 0.31 इंटू डी कितना निकलेगा 32, तो 32 से यहाँ गुना कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा आएगा 9.92। अब देखो फ्रैक्शन आ गया तो 10 मान लेते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि डायमेंशन में वेरिएशन हो रहा था, 30.92 वाई को 32 किए, थिकनेस यहाँ पे 9.92 वाई उसको हम 10 किए, तो डायमेंशन हमारा एक परफेक्ट हम डायमेंशन ले रहे हैं। ओके, अब क्या करो कि यहाँ पे तुम थिकनेस को पुट कर दो, तो पी का वैल्यू दिया हुआ कितना 5000, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पाइगोट गिवन है 66.66, पाई का पता है 4 पता है, d2 मुझे पता नहीं है, d2 पता नहीं है, t का वैल्यू हो गया 10। अब ये तुमको इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माने ए प्लस ए बी एक्स प्लस सी के फॉर्मूला में तुमको आ गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्लास 10th में तुम लोग पढ़े हुए होगे, तो हम ज्यादा इसमें जाने वाले नहीं हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो D2 का फॉर्मूला रिजल्ट आ जाएगा मेरा, जो आ रहा वो आ रहा 37.91, इसको अप्रोक्स 40 mm कर दो। हाँ 38 भी कर सकते हैं, नो इशू, 38 भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन ये डायमीटर है, क्योंकि ये डायमीटर होता है तो हम हमेशा कहते हैं कोशिश करो कि 5 का डिविजिबल हो या 2 का डिविजिबल हमारा हो जाना चाहिए, लेकिन 38 करने वाला भी गलत नहीं होगा, ठीक है, और ना 39 करने वाला भी गलत, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमारा डायमीटर होना चाहिए, इसीलिए हम 40 mm को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, 38 लिखने वाला भी गलत नहीं होगा। ओके, उस पर भी हम डायमेंशन बना सकते हैं, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड हुआ, जैसे 40, 45, 50, 55, 65, 60, ये एक स्टैंडर्ड डायमीटर हुआ, जो हम लोग वहां से हैंडबुक की मदद से देखेंगे कि स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होना चाहिए मटेरियल का, वहां से कॉपी किए हम लोग। ओके,
तो अब थोड़ी है कि तुम हैंडबुक में जब खोजते रहो कि कितना डायमीटर होना चाहिए, बस सिंपल याद रखो कि 5 का ये 2 का डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो काफी तुम्हारे लिए होता है। नाउ D2 इज कैलकुलेटेड, काम खत्म यहाँ पर हो गया। अगला क्या स्टेप है? अगला स्टेप है, फिर जाके देखेंगे कि अगला स्टेप क्या किए थे हम लोग। टेंसाइल फेल्वर इन सॉकेट देखेंगे। ओके, तो टेंसाइल फेल्वर इन सॉकेट का फॉर्मूला ये हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग अपने पास दिमाग में रखा हुआ है। तो थर्ड स्टेप हम जो उठाने वाले हैं तो वो हो गया टेंसाइल फेल्वर ऑफ द टेंसाइल फेल्वर इन सॉकेट। तो क्या फॉर्मूला था? तो फॉर्मूला था मेरा P इक्वल टू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर एंड D2 जो प्रीवियस क्लास जो हुआ था उसका ही सब चीज फॉर्मूला है। तो D1 एंड D2 एंड T एंड सिग्मा T। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं हुआ देख लो तो है। तो D1 मुझे पता है, नहीं D1 पता नहीं, D2 पता, D2 कितना पता 40, यहाँ पुट कर देते हैं 40। तो जरा पुट करो 40, तो P का वैल्यू दिया हुआ 5000। ओके, एंड 5/4 D1 मुझे पता नहीं, D2 40 का स्क्वायर, D1 मुझे पता नहीं, D2 40, थिकनेस 10, और सिग्मा टी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ फॉर द सॉकेट वो भी दिया हुआ 66.67। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो इसको सॉल्विंग करने पर जो रिजल्ट आएगा D1 मेरे अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आएगा इस तरह से 12.73 D1 माइनस 204559 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आगे इक्वेशन, आपको सॉल्व करना बहुत आसान है मेरे लिए है। तो सॉल्व करने पर आएगा 52.04, हम आंसर इसका 55 mm ले लिए। ये निकल गया मेरा D1 एंड D2। व्हाट इज द D1? D1 क्या है? तो तस्वीर में तो दिखा देते हैं D1 क्या है। ये है मेरा D1। ओके, DO मतलब आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। तो ये मेरा निकल गया आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। तो यहाँ पे लिख देने पे भी तुमको अच्छा लगेगा कि आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट वो हो गया 55 mm का होगा। ओके, और इनसाइड डायमीटर कितना का होगा? इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट जो आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट का होगा तो वो निकल गया 40 mm। ये डायमेंशन मेरा कैलकुलेशन हो रहा है। अगला कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग हैं? अब देखो यहाँ पे फिर जाते हैं अगला पेज इस पे। तो अब हम लोग को देखना है शियर फेल्योर ऑफ द क्वार्टर। ओके, तो शियर फेल्योर हमें क्वार्टर को चेक कर लेना है कि कितना होता है शियर फेल्योर। इसका फॉर्मूला क्या था मेरा? इसका था टाउ B/2BT, ये मेरा इसका फॉर्मूला था। ओके, जिसमें B का मतलब हो गया विड्थ और T का मतलब हो गया थिकनेस। तो हम जो शियर हम जो देख लेते हैं कि मेरे क्वार्टर में क्या होता है। तो नाउ अगला स्टेप कौन सा नंबर लिख रहे थे? ये नंबर था मेरा तीसरा, चौथा नंबर। तो फोर्थ नंबर हो गया शियर फेल्योर इन क्वार्टर। तो क्वार्टर का फॉर्मूला, तो टाउ इक्वल टू B/P मतलब टोटल फोर्स इंटू B इंटू T, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शन है ना शेयर का। क्वार्टर का 2 पार्ट में टूट जाता है, एक यहाँ से टूटता है एक यहाँ से टूटता है, 2 सेक्शन पार्ट है। तो B इज द मीन विड्थ, B इज द मीन विड्थ। ओके, एंड T द थिकनेस। तो ये हो गया मेरा थिकनेस। चलो क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं दिया सब देख लेते हैं हम लोग हैं। तो वाओ, नाउ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फेल्योर क्वार्टर, क्वार्टर का शियर स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? तो अगर थोड़ा सा दिमाग पीछे का होगा डाटा तो देखोगे कि शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है तुमको 50। ओके, 50 दिया हुआ है किसका? क्वार्टर के लिए। तो हम ये 50 उठा देंगे। ओके, तो 50 उठा लेते हैं जिसको हम लोग हैं।
तो नाउ टाउ इक्वल टू 50 और इक्वल टू पी इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू 5000 टू बी, तो मुझे निकालना थिकनेस कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, थिकनेस 10 होगा क्योंकि 10 निकाल चुके थे हम लोग। तो नाउ तो बी इक्वल टू, जो कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट बी आएगा 50 mm, इसका बी आएगा। तो विड्थ जो होगा वो तुमको निकलेगा 50 mm का, क्वार्टर का इसका विड्थ निकलेगा। इट इज द फाइनल मतलब विड्थ ऑफ दैट क्वार्टर। अगला चीज फिर जाते हैं ऊपर हम लोग हैं, ओके अब आते हैं शियर फेल्योर इन द स्पाइगोट इंट। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं। ओके शियर फेल्योर, तो शियर फेल्योर हमारा कैसे निकलेगा, इसका क्या फॉर्मूला था, तो ये शियर फेल्योर ऑफ द स्पाइगोट हो गया, टाउ इक्वल टू पी एंड 2 NA एंड दिस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्पाइगोट का। ओके तो इसको उठाते हैं जरा हम लोग हैं, इसको उठाते हैं देखते हैं क्या निकलता है हम लोग का रिजल्ट है। कौन नंबर था ये नंबर 5 नंबर। ओके तो शियर फेल्योर इन स्पाइगोट, ओके फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 2AD2, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग, ओके क्योंकि यहाँ पे ये इसका A हो गया और ये इसका D2 हो गया। ओके D2, तो टाउ इक्वल टू P एंड 2AD2, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या मेरे पास दिया, टाउ दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है और ए निकालना है। तो ए मेरा यहाँ से निकल जाएगा, तो ए कितना होगा मेरा, तो बस ए सिंपल निकाल दो यहाँ से ए को। तो कितना निकालें ए को हम लोग हैं, तो ए इक्वल टू पी इंटू 2 टाउ एंड D2, पी दिया हुआ है 5000, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, टाउ का फॉर्मूला फॉर स्पाइगोट के लिए कितना था, टाउ का फॉर्मूला स्पाइगोट के लिए, तो जरा फिर देख लेते हैं यहाँ पे, टाउ का स्पाइगोट के लिए 33.6 था, तो यहाँ पे 33.34 कर देंगे एंड D2 कितना निकला मेरा, D2 निकल गया था मेरा 40, ये हो गया 40। इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आता है, सॉल्व करके देखो कितना इसका आना चाहिए, तो ए का लगभग 20-25 के आसपास आना चाहिए। हम जरा कैलकुलेटर करके हम थोड़ा सा हम देख रहे हैं। ओके तो ये 5000 भागा 2, फिर भागा 33.33, फिर भागा 40, 5000 गलत हुआ, डिवाइड बाय 33.34 एंड डिवाइड बाय 40, तो इसका ए का वैल्यू आ गया तुमको 1.87 अप्रोक्स 2 mm का, हम लोग इसे ले लेंगे। अगला चीज देखेंगे हम लोग, शियर फेल्योर इन द सॉकेट। ओके इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला ये था, ओके इसका फॉर्मूला ये था सॉकेट के लिए। तो अगला टर्म हम लिख देंगे सॉकेट के लिए 6 नंबर। तो शियर फेल्योर इन सॉकेट, तो टाउ इक्वल टू थोड़ा सा देख लें, पी बाई 2
D4 बाई D2, D4 माइनस D2 इंटू सी, ये चीज हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें से क्या है कि D4 जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के मदद का यूज करना है। ओके, D4 इक्वल टू 2.4 इंटू डी, ये निकल जाएगा। तो हम D4 यहाँ पे क्या लेंगे, 2.4 डी लेंगे। तो 2.4 डी का आंसर कितना है, 32 है। तो सॉल्व करने पर आएगा 76.8 एंड अप्रॉक्स इसको तुम मान लो 80, क्योंकि किताब को हम फॉलो करें ताकि तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा, नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा। ओके, तुम लोग यहाँ पे 78 भी ले सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं होगा, बस डिजाइन सेफ होना चाहिए, जो स्ट्रेस पैदा होगा वो इसके अंदर होना चाहिए लिमिट में। तो ये टॉक कितना दे दिया है, 33.34 इक्वल टू पी 5000, 2 इंटू D4 का वैल्यू 80 एंड D2 का वैल्यू कितना हो गया मेरा, D2 का वैल्यू हो गया 40 इंटू सी। तो हमारा इससे क्या होगा, सी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सी को कैलकुलेट करके देखो कितना आता है मेरा सी का रिजल्ट। तो सी आ जाएगा 5000। तो सी निकल जाएगा कितना, 33.34 इंटू 2 इंटू 40। इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, जब भाग देते हैं मैं, तो 5000 भागा 33.3 एंड फिर भागा 40। तो ये आ गया तुमको 3.375। तो अप्रोक्स इसको 5 mm हम मान लिए सी को। ये मेरा ए सी हमारा निकल गया। अगला स्टेप क्या उठाना है, अगला स्टेप उठाना है क्रशिंग फेल्वर। ओके, क्रशिंग फेल्वर हमें चेक कर लेना है। तो क्रशिंग फेल्वर क्या हमारा है, तो क्रशिंग फेल्वर किस में होता है, तो फेल्वर इन द स्पाइगोट। तो स्पाइगोट में क्रशिंग, ये फॉर्मूला हो गया T इन D2। तो 7वां नंबर हमें चेक कर लेना है। तो 7वां नंबर क्रशिंग इन स्पाइगोट। तो इसका क्या फॉर्मूला था मेरा, स्पाइगोट ही ना है ये चीज, स्पाइगोट P/T/D2। एंड D2। अब मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या चाहिए हमको, अब क्रशिंग चेक कर लेना होगा। तो P हो गया 5000। ओके, T का थिकनेस दिया हुआ 2, और ये तुमको दिया हुआ कितना है, D2। D2 दिया हुआ है तुमको है 40। तो जब इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 भागा देने पर आएगा तुमको, एक मिनट यहाँ पे एक शून्य, एक्चुअली लोड कितना था जी, लोड है मेरा कितना, लोड दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन। ओह नहीं, एनीवे चलो कोई बात नहीं। ऐसे लोड दिया हुआ था मेरा 50 किलो न्यूटन। एनीवे, तो कितना सॉल्व करने पर कितना, 4 और यहाँ 5, 50। तो भाग, तो कितना हो गया इसका, 12.5 न्यूटन पर mm²। ये दिया हुआ है क्रशिंग एक्चुअली इसमें आया। और कंपनी जो है वो क्रशिंग का कितना बना के दिया हुआ था, क्रशिंग का वैल्यू, तो क्रशिंग का वैल्यू तुमको बना के दिया था 133, कि इसके ऊपर जो नहीं है। तो 133.33 ये क्रशिंग दिया था कि इसके ऊपर एक्सीड नहीं है, लेकिन मेरा वैल्यू आया है 12.5। इसका मतलब है कि मेरा जो डिजाइन था, डायमेंशन था, वो सही है, मतलब मेरा डिजाइन सेफ है। 8वां नंबर हम चेक कर लेते हैं। 8वां नंबर क्या दिया हुआ है, 8वां नंबर
क्रशिंग फेल्योर ऑफ ए सॉकेट, ये देखना हम लोग को है। तो क्रशिंग स्ट्रेस इन सॉकेट, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? तो फॉर्मूला सॉकेट का क्या है, चेक कर लेते, सिंपली है। तो सिग्मा सी मतलब P बाई ओके, तो D4 माइनस D2 से हम चेक करेंगे। तो 5 ये दिया हुआ 1000 डिवाइड बाई थिकनेस कितना हो गया मेरा? थिकनेस हो गया 10 और D4 में निकला था कितना? 80 एंड D2 निकला था 40। जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग हैं, तो सॉल्व करने पर कितना इसका आंसर आएगा लगभग? तो 40 से ही इसका ही आएगा, तो 12.5 आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा क्रशिंग सॉकेट का कंपनी ने 133.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना के दिया था और मेरा रिजल्ट आ रहा है 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब मेरा डिजाइन सेफ है। इसका मतलब है कि सारा चीज मेरा डिजाइन के रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब मेरा डिजाइन सेफ। बस इसी तरह का न्यूमेरिकल तुमको आएगा। बहुत घटिया नेटवर्क है, इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है। समझे? नेटवर्क का यहाँ पे कॉलेज में है सर आप? क्या? कॉलेज में है आप सर? हाँ, तो और कहाँ रहेंगे बताओ? कॉलेज में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे हम? तो डिजाइन ये बहुत सिंपल प्रोसेस से हम समझाए हैं, वेरी वेरी सिंपल मेथड और सिंपल प्रोसेस से समझाए हैं। अब इस चीज को सर आवाज नहीं आ रहा। बंद करो जी साला, कुछ नहीं आवाज आता है ना ये आता है। आवाज नहीं आ रहा अभी भी? सर आ रहा है, कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है सर। अच्छा, एनीवे ये तो जो न्यूमेरिकल हम बनाए हैं, पता नहीं आवाज साफ गया कि नहीं गया, समझ में आया कि नहीं आया हमको। तो जो भी हम समझाएं बता कि डिजाइन का सबसे सिंपल मेथड, बहुत बेसिक प्रोसीजर के अनुसार हम समझाए हैं। किताब में और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन पैदा किया हुआ है, तो उसमें समझ जाओगे जो हम स्टेप बता दिए हैं, बस इसी स्टेप को फॉलो करोगे तो डिजाइन तुम्हारा बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है। अगला जो है वो नकल ज्वाइंट है। नकल ज्वाइंट के बारे में तो वही तुम दिखाना चाहते एक्चुअली कि नकल ज्वाइंट क्या होता है। पेन KNUC के नकल ज्वाइंट। अभी तुम लोग के सामने फिर स्क्रीन शेयर किया है, हम गूगल से किए हैं। तो ये यही है नकल ज्वाइंट। ओके, तो अब नकल ज्वाइंट के बारे में स्टडी करना है। तो ये जो ट्रेन होता है, ट्रेन का बोगी, तो ट्रेन का बोगी एक बोगी को दूसरे बोगी से जोड़ते हैं जो हम लोग हैं, तो ये नकल ज्वाइंट से ही जोड़ते हैं हम लोग हैं। ओके, तो इसका डिजाइन करना है, ये कब टूट जाता है, कब किस केस में फेल हो जाता है, तो इस पे हमको स्टडी करना है। यही हमारा नकल ज्वाइंट होता है कि दो शाफ्ट को, देखो यहाँ पे जो चीज, एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट, ये एक शाफ्ट ये है, तो ये शाफ्ट को जोड़ने में यूज होता है। और एक चीज और देखोगे, जब ट्रेन बोगी अगर चलता है तो ट्रेन बहुत ज्यादा हिलता है। तो क्यों हिलता है? ड्यू टू थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड बैलेंसिंग चैप्टर में डिस्कस किया गया है क्यों हिलता है। ओके, ट्रैकिंग फोर्स के चलते में, ट्रैकिंग जो होता है अनबैलेंसिंग के चलते वो वाइब्रेट करता है।
तो क्योंकि जब वाइब्रेट करता है तो शाफ्ट भी वाइब्रेट करेगा, दो बोगी वाइब्रेट करेगा, तो शाफ्ट तो कभी भी मिस अलाइनमेंट कभी नहीं होगा, तो हमारा शाफ्ट मिस अलाइनमेंट हो जाता है। तो तब दो शाफ्ट को ज्वाइंट करना है, अगर शाफ्ट को एक्चुअली कोइंसाइड नहीं होता, मतलब कोई एक्चुअली नहीं होता है, ड्यू टू मूवमेंट, किसी मूवमेंट की वजह से दो शाफ्ट एक दूसरे से थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो जाता है, तब हमें दो शाफ्ट को जोड़ना है, तब हम यूज करते हैं नकल ज्वाइंट। ओके, तो नकल ज्वाइंट में भी हम लोग जो जोड़ते हैं, इसका जो पार्ट है, अगर इसका 2-3 पार्ट हम दिखाते हैं, अगर देखोगे, इस पार्ट को देखोगे तो इसमें तुम्हारा दो पार्ट है। तो एक पार्ट देखोगे, एक पार्ट ये है, कौन सा चीज हम ले लिए, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट जो ये गोल इसके अंदर पिन है। तो नकल ज्वाइंट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, एक को बोलते हैं आई, ओके, एक को बोलते हैं आई, एक को बोलते हैं फॉक। तो ये हो गया आई, ओके, ये हो गया फॉक, ये हो गया पिन। तो ये 3 पार्ट इसका बेसिक पार्ट होता हमारा है। तो आई, फॉक एंड पिन, जिस तरह से हमारा कॉटर ज्वाइंट में होता है सॉकेट, स्पाइगोट एंड कॉटर, इसमें भी 3 पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, स्पाइगो, आई एंड फॉक एंड पिन। यस सर। अगर तुम लोग को दिखाई देता होगा ठीक से है, तो ये अगर हम लोग ट्रेन का पार्ट बना लें। यस सर। एनीवे, अच्छा सर। आज बात जान नहीं सर रहा। हाँ हाँ, सर जो ट्रैक्टर का टाली और उसका मेन बिल्कुल, पार्ट हाँ जोड़ा हाँ जाता हाँ है वो हाँ, भी। बिल्कुल 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 करेक्ट। ट्रैक्टर का भी वही चीज हुआ, क्योंकि ट्रैक्टर इतना ज्यादा हिलता है, और इंजन का पार्ट, तो इंजन का जो समझ कि जोड़ते हैं एक्चुअली, कि ये भी हमारा नॉन रोटेटिंग पार्ट है, ये शाफ्ट को रोटेटिंग नहीं करता है, ये सिर्फ एक ज्वाइंट करता है, कपलिंग करता है, नॉट कपलिंग, दो चीज को ज्वाइंट में जो एक्चुअली हमारा फोर्स लगता है। तो देखो कि ट्रैक्टर में भी लगता है, तो एक्चुअली फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगेगा, जिसके वजह से टूट सकता है। तो अभी हम चीज दिखाना चाह रहे थे, कोई अच्छा तस्वीर सामने दिखाई दे। तो देखोगे यहाँ पे तो एक फोर्स यहाँ लगता है, एक फोर्स यहाँ पे, तो ये हो गया टेंसाइल फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो टेंसाइल फोर्स के चलते कहाँ पे क्या टूट सकता है, किस सेक्शन से टूटेगा मेरा है। तो इसका 3 पार्ट हमारा हो जाता है, एक पार्ट जिसके अंदर वो इंटर करता मेरा है, एक पार्ट जिसके अंदर हम लोग बाहर करते हैं। तो एक को आई बोलते हैं, एक को फॉक बोलते हैं, एक को पिन बोलते हैं। तो पिन जो यहाँ पे लगाया हुआ, यहाँ पे जो पिन लगाया जाता है उसको पिन बोलते हैं हम लोग हैं। ओके, और अगर तस्वीर को साफ साफ दिखाई दे तो हम उसको भी उठा ही लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, ये चीज हमारा मिल गया। तो यही 3 पार्ट हमारा है जिसको डिजाइन करना। पहला हो गया तुमको फॉक, ओके, ये तुमको हो गया यस आई, सर। और ये हो गया पिन, ठीक है। तो ये सर्कुलर पार्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि घूमता है ये पार्ट हमारा है, तो किसमें क्या करता है, तो हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को ये एब्जॉर्ब, मतलब कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को ये लेके चल जाता है कि हाँ इसमें ये चीज इतना तक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। अगर इसको देखो, तस्वीर को देखो, तो ये क्या होता है कि आराम से ये, अरे यार क्या हो गया, तो ये आराम से क्या होगा, इसमें एंगुलर मूवमेंट होता है, ये आराम से चीज इधर से इधर घूम सकता है, ये इधर से घूम सकता है। अगर हल्का सा मूवमेंट हुआ कोई चीज में, तो ये मूवमेंट होता है। जैसे ट्रैक्टर, बस वस, इसमें बस नहीं, ट्रैक्टर या ट्रेन के बोगी में हिलता रहता है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को बदल। यस सर। कल इस पे हम नकल ज्वाइंट पे फोकस करेंगे, नकल ज्वाइंट पे डिजाइन करेंगे, प्रोसीजर बताएंगे, और हम इस पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन अराइज करो तुम लोग।